मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर दुनिया खत्म होने से पहले तुम्हारे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस रखे जाएं, तो तुम क्या चुनोगे? पहला, अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स। दूसरा, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल जिसके साथ अनलिमिटेड मैगजीन हो। तीसरा, हेयर जेल की एक बोतल जिसे लगाते ही तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान लगने लगो। मुझे पहले से पता था कि ठीक 3 घंटे बाद एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आने वाला है। इंसानों के जीने की कंडीशंस लगातार खराब होती जाएंगी, ज़ॉम्बी वायरस भी जल्द ही फैलने वाला है और दुनिया का पूरा ऑर्डर और रूल्स धीरे धीरे टूटने लगेंगे। अपोकलिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा फूड शॉर्टेज होती है, इसलिए मैंने बिना एक पल गंवाए पहला ऑप्शन चुन लिया। सिलेक्शन सक्सेसफुल। होस्ट को अनलिमिटेड फूड एबिलिटी मिल चुकी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मन ही मन कहा, मुझे थोड़ा आइस वाली एक कोक चाहिए, बहुत प्यास लगी है। अगले ही पल एक बर्फ जैसी ठंडी कोक मेरे हाथ में आ गई। मैं एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाया। ये सच में काम कर रहा है। कमाल हो गया। अपोकलिप्स आने ही वाला है। अब सर्वाइवल के रूल्स भी बदलने वाले हैं। वो मुश्किल जिंदगी अब मुझे नहीं जीनी पड़ेगी। अब जीने का तरीका बदलने का समय आ गया है। आज से मैं बीफ नहीं खाऊंगा। सिस्टम, मुझे 10 बीफ स्क्यूअर्स दे दो। मैं आराम से बीफ स्क्यूअर्स खा ही रहा था कि तभी मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। मेरा पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया है। अब कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि अब हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। तुम सिर्फ 3,000 रुपए महीने की सैलरी वाले एक वर्कर हो और मैं अब पोस्ट ग्रेजुएट बन चुकी हूँ। मेरा फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा क्रूअल हो रही हूँ। पिछले कुछ सालों तक मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च तुमने उठाया, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी के कई साल दिए हैं। अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है। आगे से मुझसे कांटेक्ट मत करना। यहीं सब खत्म करते हैं। उस ठंडे मैसेज को देखकर एक पल के लिए मेरे दिल में दर्द हुआ, लेकिन अगले ही पल सब कुछ हल्का लगने लगा। मैं बस ठंडी सी स्माइल के साथ बोला, लिन वैन्यू, तुम्हें एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा। तभी फिर से सिस्टम की आवाज सुनाई दी। होस्ट की सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम हर दिन रात 12 बजे डेली साइन इन रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड ऑप्शंस में वेपन्स, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज, मटेरियल्स, फिजिकल एनहांसमेंट और कई दूसरी चीजें शामिल होंगी। होस्ट हर दिन इनमें से किसी एक रिवॉर्ड को चुन सकता है। उस पल मैं पहली बार अपोकलिप्स का इंतजार करने लगा। पुरानी दुनिया में मैं एक बिल्कुल साधारण इंसान था, लेकिन आने वाले अपोकलिप्स में मैं अपनी किस्मत पूरी तरह बदल दूंगा। ये सोचकर मैं खुशी खुशी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा और रेंटल रूम की तरफ लौट गया। लिफ्ट का इंतजार करते समय पीछे से एक तिरस्कार भरी आवाज आई, ए वर्कर, जरा मुझसे दूर खड़ा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बैंक यूनिफॉर्म पहने हुई सूहे थी। वो अपनी नाक ढककर घिन भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। सूहे मेरी पड़ोसन थी। मैं 501 में रहता था और वो अपने नए पति वांग क्वांग के साथ 502 में रहती थी। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। शादी वाले दिन मैंने उसे दूर से व्हाइट वेडिंग ड्रेस में देखा था। सच कहूँ तो उसे देखकर मैं भी कुछ पल के लिए दंग रह गया था। उसकी ब्यूटी और फिगर आराम से 90 पॉइंट्स की थी। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तो उसके सामने कहीं भी नहीं टिकती थी। वो ऐसी खूबसूरत औरत थी जिसे देखकर आदमी मजाक में रोमांस ऑफ द 3 किंगडम खोलकर काओ काओ वाले चैप्टर ढूंढने लगे। उसे देखते ही मेरे होंठों पर एक रहस्यमयी स्माइल आ गई। सुहे ने भौहें सिकोड़ ली। वो चिढ़कर बोली, एक बार और घूराना तो आंखें निकाल दूंगी। पूरा दिन ऑफिस में काम करके वैसे ही थक गई हूँ, ऊपर से तुम्हारे जैसे लोअर क्लास इंसान की बदबू भी झेलनी पड़ रही है। सच में बदकिस्मती है। उसका पति वांग चैंग एक कंपनी एग्जीक्यूटिव था। दोनों खुद को सोसाइटी का एलीट समझते थे और दिल से मेरे जैसे मेहनत मजदूरी करने वालों को नीचा समझते थे। तभी लिफ्ट आ गई। मैं अंदर चला गया। सुहे ने साफ तौर पर अगली लिफ्ट का इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, अगर रात को भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। दरवाजा बंद होते ही सुहे का पूरा शरीर कांप गया। अगले ही पल वो गुस्से से फट पड़ी। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या सिर्फ खाने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगी? पागल हो गए हो क्या? घर पहुंचते ही मैंने वार्डरोब खोल दी। एक्सट्रीम कोल्ड अपोकैलिप्स आने वाला था। सबसे पहले मुझे डाउन जैकेट, ब्लैंकेट और बाकी गर्म कपड़े निकालने थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से सूही चिल्ला रही थी, ए वर्कर, अभी बाहर निकल। जो अभी कहा था उसका मतलब साफ साफ बता। अंदर छिपकर मत बैठ। मुझे पता है तुम घर पर ही हो। इतने में उसका पति वांग क्वांग भी बाहर निकल आया। उसने पूछा, शाओ, हे, क्या हुआ? तुम उस वर्कर के दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? सूहे गुस्से में बोली, सुनो, इस वर्कर ने अभी मुझे छेड़ा है। मैं इसे इस बिल्डिंग में रहने नहीं दूंगी। वांग चांग भी गुस्से में बोला, इस लड़के की इतनी हिम्मत? चाओ हे, चिंता मत करो, मैं अभी इसे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने मेरी बर्फ जैसी ठंडी नजरें देख ली। उसका सारा रौब उसी पल आधा रह गया। दिखने में वो दुबला पतला था, जबकि मैं सालों से फिजिकल वर्क करता आया था। मेरा शरीर उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। अगर सच में फाइट होती तो रिजल्ट पहले से तय था। वांग चांग ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। वो मुस्कुराकर बोला, अरे काम से लौट आए, पूरा दिन काम किया होगा, जल्दी आराम कर लो। सू हे हैरान रह गई, भाग क्यों रहे हो? अभी इसका रवैया नहीं देखा? क्या तुम इससे डर गए? वांग चांग तुरंत बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैं डर नहीं रहा। हम सोसाइटी के एलीट फैमिली हैं, हमारी लाइफ खुशहाल है। इसके जैसे लोअर क्लास लोग तो बस हमसे जलते हैं। याद रखना, हैप्पी पीपल शुड स्टेप बैक प्रिंसिपल। जब हम खुशहाल हैं तो ऐसे लोगों के सामने एक कदम पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। मैंने अपनी जरूरत का सारा बैकअप सामान निकाल लिया। फिर दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दी और चुपचाप अपोकलिप्स के आने का इंतजार करने लगा। रात होते होते गर्मी से भरी हवा में अचानक ठंडी लहर घुल गई।
धीरे धीरे आसमान से रुई जैसी बर्फ गिरने लगी। फिर देखते ही देखते स्नोफॉल पागलों की तरह बरसने लगी। सिर्फ आधे घंटे में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया और लगातार नीचे गिरता ही जा रहा था। उसी समय मैं खुशी से मुस्कुरा उठा। रात के 12 बज चुके थे। टुडेज ऑन साइन एंड रिवॉर्ड ऑप्शंस। पहला, स्पेशल मटेरियल से बने 10,000 थर्मल सूट्स जो -100 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड झेल सकते हैं। दूसरा, यूनिवर्सल वायरलेस बैटरी पैक जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कंपैटिबल है। तीसरा, 10,000 टेराबाइट कैपेसिटी वाला USB ड्राइव जिसमें दुनिया की सारी मूवीज, टीवी शोज और तुम्हारी मनचाही कंटेंट मौजूद है। चौथा, जांग रीजन का ऐसा हामी मेलन जिसे खाने से डायबिटीज हो जाती है। मैंने कुछ देर सोचा और पहला ऑप्शन चुन लिया। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा था। इस समय सबसे जरूरी चीज वार्म क्लोथ्स ही थे। फिर मैं खुद ही हंस पड़ा। वैसे क्या सिस्टम मजाक कर रहा है? लगातार 2 दिन से आखिरी ऑप्शन इतना अजीब क्यों होता है? सिलेक्शन करते ही मेरे हाथ में एक ब्लैक थर्मल सूट आ गया। उसका फैब्रिक बहुत अलग था। उसमें कॉटन जैसी कंफर्ट भी थी और कश्मीरी जैसी सॉफ्टनेस भी। उसे पहनते ही मेरी आंखें चमक उठी। ये सूट सिर्फ ठंड से बचाता ही नहीं था बल्कि खुद हीट भी जनरेट करता था। यहाँ तक कि चेहरा, हाथ और पैर भी बिल्कुल ठंडे नहीं लग रहे थे। पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे बाहर स्प्रिंग सीजन चल रहा। अब फूड और वार्मथ दोनों प्रॉब्लम्स पूरी तरह सॉल्व हो चुकी थी। मैं आराम से विंडो के पास बैठ गया। बाहर गिरती बर्फ पूरे शहर को चांदी जैसी सफेद चादर में बदल चुकी थी। अचानक नीचे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत विंडो के पास गया, लेकिन जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। एक युवक के चेहरे पर गहरी दरार पड़ चुकी थी। उसके शरीर की जितनी भी स्किन बाहर दिखाई दे रही थी सब पर वैसी ही दरारें फैल चुकी थी। आसपास के लोग घबराकर भागने लगे। लेकिन आधे मिनट से भी कम समय में वो युवक आंखें फाड़कर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं था। बहुत जल्द और भी लोगों के शरीर पर वैसी ही दरारें दिखाई देने लगी। पूरा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अराजकता में डूब गया। मैंने ध्यान से उन लोगों को देखा जिनके शरीर पर दरारें निकली थीं। अभी कुछ देर पहले वो सभी बाहर स्नो में खेल रहे थे। क्या इस स्नो में जहर है? स्नो को छूने के 5 मिनट के अंदर शरीर पर दरारें निकल आती थी और आधे मिनट में मौत हो जाती थी। बस एक बात अभी साफ नहीं थी, क्या स्नो का ये पॉइजन दूसरों में भी फैल सकता है? मैंने गहरी सांस ली। हाँ, ये डिजास्टर सच में खतरनाक है। इतनी ही देर में नीचे 10 से ज्यादा लोग मर चुके थे। मैंने तुरंत फोन निकाला। पॉइजन स्नो जैसे कीवर्ड्स तेजी से ट्रेंडिंग सर्च बन चुके थे। रेजिडेंशियल ग्रुप चैट भी पूरी तरह बिखर चुका था। कोई है, मेरे बच्चे को बचा लो। इस दुनिया को आखिर हुआ क्या है? कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे। बाहर की डिजास्टर बस थोड़े समय की है, हमें जरूर बचा लिया जाएगा। वहीं कुछ लोग हकीकत समझ चुके थे। किसके पास मिनरल वाटर और फूड है? मैं जितनी कीमत मांगो दूंगा। समझदार लोग महसूस कर चुके थे कि ये कोई ऐसी डिजास्टर नहीं थी जो आसानी से खत्म हो जाए। स्नोफॉल को सिर्फ 1 घंटा हुआ था, लेकिन स्नो की मोटाई आधे मीटर तक पहुंच चुकी थी और रुकने का कोई नाम नहीं ले रही थी। मैंने एक बार फिर डोर्स और विंडोज चेक किए, ये पक्का करने के बाद कि अंदर स्नो नहीं आ सकती। मैं निश्चिंत होकर सो गया। अगली सुबह ठीक 8 बजे मेरी आंख खुली। मैं विंडो के पास गया और बाहर का नजारा देखकर हैरान रह गया। कल जिन लोगों को मैंने देखा था वो अब पूरी तरह स्नो के नीचे दब चुके थे। स्नो की ऊंचाई पहली मंजिल से भी ऊपर पहुंच चुकी थी और टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। बस एक ही राहत की बात थी, फिलहाल स्नोफॉल रुक चुकी थी। लेकिन अगली बार कब शुरू होगी कोई नहीं जानता था। मैंने रूम की फैसिलिटीज चेक की। जैसा मैंने पहले ही सोचा था, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई तीनों पूरी तरह बंद हो चुके थे। सिर्फ ये एक्सट्रीम कोल्ड ही काफी डरावनी नहीं थी, अब इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी। ऐसी कड़ाके की ठंड में लोग सिर्फ अपने डाउन जैकेट के सहारे किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन कितने लोग इतनी ठंड सह पाएंगे? शायद आज ही काफी लोग ठंड से मर जाएंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। मैं आराम से घर के अंदर हॉट पॉट खा रहा था, साथ में गर्म चाय पीते हुए रेजिडेंशियल ग्रुप के मैसेजेस भी देख रहा था। पूरी रात की तकलीफ झेलने के बाद ग्रुप पहले से काफी शांत हो चुका था। पता नहीं लोग स्नो पॉइजन का शिकार हो गए थे या किसी और वजह से अब वहाँ सिर्फ इक्का दुक्का हेल्प मैसेजेस ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें रिप्लाई करने वाला कोई नहीं था। पूरा दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला। रात के ठीक 12 बजे फिर से डेली साइन इन का समय आ गया। टुडेज साइन इन रिवॉर्ड ऑप्शंस। पहला, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल जिसके साथ अनलिमिटेड मैगजीन। दूसरा, स्ट्रेंथ लेवल में 5 लेवल्स का अपग्रेड। तीसरा, अपोकलिप्स स्लेड जो बर्फ पर बिना किसी रुकावट के आसानी से चल सकती है। चौथा, ऐसी कार्बोनेटेड ड्रिंक की एक कैन जिसे पीते ही इंसान को लगातार हिचकियां आती रहे। चौथा ऑप्शन आज भी उतना ही अजीब था। सच कहूं तो मेरा मन गोल्डन डेजर्ट ईगल लेने का था, लेकिन आखिर में मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। इस बार के रिवॉर्ड्स देखकर मुझे एक बात समझ आ गई, लगता है रिवॉर्ड्स दोबारा भी आ सकते हैं। तो फिर जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। अगली बार डेजर्ट ईगल फिर दिखाई देगी, तब उसे चुन लूंगा। हाँ, ये स्ट्रेंथ अपग्रेड वाला रिवॉर्ड काफी साईफाई जैसा लग रहा था। सिलेक्शन सक्सेसफुल। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक
जबरदस्त ताकत दौड़ गई। मैंने सामने रखी सॉलिड वुड डाइनिंग टेबल पर जोर से मुक्का मारा। धड़ाम, टेबल का कोना उसी पल चकनाचूर हो गया। मैं बेहद संतुष्ट था। स्ट्रेंथ बढ़ने का असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ा था। इतनी जोर से मुक्का मारने के बाद भी मेरे हाथ में जरा भी दर्द नहीं हुआ। इसके बाद और 3 दिन बीत गए। मैं अब भी घर से बाहर नहीं निकला। बाहर कभी स्नोफॉल होती तो कभी रुक जाती। स्नो इतनी बढ़ चुकी थी कि लगभग मेरी विंडो तक पहुंच गई थी। आखिरकार जिस रिवॉर्ड का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था वो फिर से सामने आ गया, गोल्डन डेजर्ट ईगल। इतना ही नहीं, इस बार उसके साथ नेवर मिस टैलेंट स्किल भी मिला था। तीसरे साइन इन रिवॉर्ड में मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस चुना। उसका आकार लोटस फ्लावर जैसा था, सिर्फ हथेली जितना छोटा, और उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसे न चार्जिंग की जरूरत थी न फ्यूल की। उसके अंदर पहले से ही भरपूर एनर्जी मौजूद थी। इस फर्नेस का इफेक्ट ये था कि उसे रूम में रखने पर उसके आसपास 3 मीटर के एरिया का टेम्परेचर हमेशा 26 डिग्री सेल्सियस बना रहता था। बस उसकी एक कमी थी, वो दीवार के आर पार काम नहीं करता था। लेकिन मेरे पास तो पूरे 10,000 फर्नेस थे। घर के अलग अलग हिस्सों में कुछ रख दूं तो पूरा घर गर्म हो जाएगा। मैं थोड़ा बेबस होकर मुस्कुरा दिया। ये चीज क्या मेरी थर्मल सूट को बेकार नहीं बना रही? खैर, अब कम से कम घर में आराम से नहा तो सकूंगा। पहले दिन मिले अनलिमिटेड फूड रिवॉर्ड में हॉट वाटर भी शामिल था। उस समय मेरे फोन में अभी थोड़ी बैटरी बची हुई थी। मैंने देखा रेजिडेंशियल ग्रुप में कुछ लोग बेसमेंट पार्किंग में जाकर रिसोर्सेज एक्सचेंज करने की बात कर रहे थे। मुझे लगा ये फैसला काफी समझदारी भरा था। बेसमेंट पार्किंग भले ही बाहर से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके सारे एंट्री और एग्जिट स्नो से पूरी तरह बंद हो चुके थे। हर बिल्डिंग से लोग सेफ्टी पैसेज के जरिए नीचे पहुंच सकते थे। इतने दिनों से घर में अकेले खाना पीना भी अब बोरिंग लगने लगा था, इसलिए मैंने भी नीचे जाकर देखने का फैसला किया। बेसमेंट पार्किंग पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। मैंने एक नजर में अंदाजा लगाया। पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 15 बिल्डिंग्स थी और कुल मिलाकर लगभग 3,700 रेजिडेंट्स रहते थे। लेकिन पार्किंग में सिर्फ 600 के आसपास लोग ही मौजूद थे। मतलब सिर्फ 5 दिनों में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बहुत से लोग गायब हो चुके थे। फिर मैंने सोचा असल वजह सिर्फ स्नो नहीं थी। स्नोफॉल आधी रात के बाद शुरू हुई थी। ज्यादातर लोग उसके सीधे कांटेक्ट में नहीं आए थे। शायद कई फैमिलीज के पास अभी भी फूड स्टॉक बचा हुआ था, इसलिए उन्हें अभी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हर तरफ आवाजें गूंज रही थीं। फोन के बदले मिनरल वाटर, सिगरेट्स के बदले इंस्टेंट नूडल्स, चिकन लेग के बदले फीवर मेडिसिन। ज्यादातर लोग फूड और वाटर एक्सचेंज कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने बीमार फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिसिन ढूंढ रहे थे। टेम्परेचर अचानक गिरने की वजह से बहुत से लोगों को कोल्ड हो गया था। हालांकि मिनरल वाटर की बॉटल्स लगभग जम चुकी थीं, लेकिन उन्हें थोड़ा पिघलाकर अब भी पिया जा सकता था। तभी मेरी नजर वांग क्वांग और सूहे पर पड़ी। उनके सामने गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी रखी हुई थी, लगता था जिंदा रहने के लिए। सूहे अपना वेडिंग ज्वेलरी तक बेचने को तैयार हो गई थी। लेकिन अपोकैलिप्स शुरू हुए कई दिन बीत चुके थे। अब हर कोई समझ चुका था कि गोल्ड और ज्वेलरी की कोई वैल्यू नहीं बची। पुरानी दुनिया में बिना पैसे एक कदम चलना मुश्किल था, लेकिन अब पैसा हो या ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सूही ने ऊपर देखा तो मैं मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसी पल उसे लिफ्ट वाली मेरी बात याद आ गई। अगर भूख लगे तो रात को मेरे पास आ जाना। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया, क्या इसे पहले से पता था कि इतनी स्नोफॉल होने वाली है? मैं उनके पास नहीं गया, बस आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नजर एक ऐसी औरत पर पड़ी जिसकी ब्यूटी और फिगर सूही से जरा भी कम नहीं थी। मेरी आंखें चमक उठी। वो अकेली एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसके सामने लग्जरी ब्रांड बैग्स, कॉस्मेटिक्स और दूसरे महंगे आइटम्स रखे थे, लेकिन सूहे की तरह उन्हें खरीदने वाला भी कोई नहीं था। मैं लोगों की बातें सुनते हुए यूजफुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर में मैंने 3 अहम बातें समझ ली। पहली बात, स्नो पॉइजन सिर्फ स्किन कांटेक्ट से फैलता है। ये एयरबोर्न नहीं है। ये एक अच्छी खबर थी, वरना कोई भी विंडो या डोर खोलने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी बात, कुछ लोग भूख से मजबूर होकर बाहर निकल चुके थे। उन्होंने पाया कि अगर स्किन सीधे स्नो को टच न करे तो कम स्नो वाले एरिया में चला जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्नो की गहराई। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की रोड्स पर स्नो 3 मीटर से भी ज्यादा जमा हो चुकी थी। कोई भी इंसान चलकर बाहर नहीं जा सकता था। कुछ लोग घर के टूल से व्हीकल्स मॉडिफाई करने की बातें भी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कार से बाहर निकला जा सके, लेकिन मुझे ये सब बेकार लगा। इतनी गहरी स्नो में एक्सकेवेटर तक फंस जाए तो कार क्या करेगी? इससे सिर्फ एक बात साफ होती थी, लोगों के रिसोर्सेज अब बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे। तीसरी खबर मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर गई। स्नो पॉइजन से मरने वाले हर इंसान की प्यूपिल्स पूरी तरह ग्रे व्हाइट हो चुकी थी और उनकी बॉडीज बेहद अजीब और टेढ़ी मेढ़ी मुद्रा में जम गई थी। उन्हें देखकर रीढ़ तक सिहर जाती थी। मेरे मन में अचानक ख्याल आया, कहीं ये सब आगे चलकर ज़ॉम्बीज तो नहीं बन जाएंगे? जितना ज्यादा मैं सोचता उतना ही यकीन बढ़ता गया। अगर कभी वेदर गर्म हुआ और ये बॉडीज पिघल गईं, तो शायद ये फिर से जिंदा हो जाए। लगता है आगे से जब भी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला रिवॉर्ड मिले उसे बिना सोचे चुन लेना चाहिए। जितना मैं ताकतवर बनूंगा उतनी ही सर्वाइवल की उम्मीद बढ़ेगी। तभी एक आदमी धीरे से मेरे पास आया। उसका नाम लियू जिए था। वो धीमी आवाज में बोला, हैंडसम, ये सारे बैग्स बहुत महंगे लग्जरी ब्रांड्स के हैं, क्या इनके बदले थोड़ा फूड मिल सकता है? मैंने सिर हिलाया। इन चीजों की अब कोई वैल्यू नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल हो तो दिखाओ। लियू जिए का चेहरा एकदम उतर गया। वो भी जानता था कि इस समय लग्जरी ब्रांड बैग्स की कीमत रद्दी से ज्यादा नहीं थी। हर इंसान ठंड से काम
कांप रहा था, सब भूखे थे। ऐसे समय में किसे सजने संवरने की पड़ी थी। लियू जे अकेला रहता था, उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं था। ऐसी बेरहम दुनिया में शायद उसके पास सबसे कीमती चीज अब सिर्फ वो खुद ही बचा था, लेकिन वो अभी उस आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, तो ये चलेगा? उसने झिझकते हुए जेब से एक काला प्लास्टिक बैग निकाला। मैंने बैग हाथ में लिया, वजन काफी था। खोलकर देखा तो अंदर अलग अलग मॉडल्स के पावर बैंक्स बिल्कुल करीने से रखे हुए थे। मैं मन ही मन हंसा। मुंह से तो मुझे हैंडसम कह रहा है, लेकिन दिल में मुझे चलता फिरता चार्जिंग स्टेशन समझ रहा होगा। लियू जी तुरंत बोला, सब फुल चार्ज है, अभी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने प्लास्टिक बैग वापस उसकी तरफ फेंक दिया। इसे वापस ले जाओ। असल में मैं उसे सीधे मना करने वाला था, लेकिन मैंने लंबा खेल खेलने का फैसला किया। मैंने जेब से एक ब्रेड निकाली और उसके सामने हिलाते हुए कहा, अगर खाना चाहिए तो मेरे घर आ जाना, हम दोनों एडल्ट हैं। मेरा मतलब समझ ही गए होंगे। इतना कहकर मैंने उसे एक मीनिंगफुल लुक दिया और मुड़कर वहां से चला गया। लियू जे ने होंठ भींच लिए। उसके मन में जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। अगर ये पहले वाली दुनिया होती तो मैं ऐसे आदमी की तरफ देखता भी नहीं, लेकिन आज मुझे खुद उसके पास जाना पड़ रहा है। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि फूड उसी के पास था। मैं फिर से अपना अगला टारगेट ढूंढने लगा। सिर्फ 2 मिनट ही बीते थे कि अचानक बिल्डिंग 7 के सेफ्टी पैसेज से 3 हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में बड़े बड़े किचन नाइव्स थे। आगे चल रहा आदमी ब्रदर लॉन्ग था। उसके चेहरे पर ऐसा रौब था कि पहली नजर में ही समझ आ जाए ये आसान आदमी नहीं है। उसने जोर से चिल्लाया, ब्रदर्स चलो शुरू हो जाओ। वो सबसे पहले पास के एक स्टॉल की तरफ दौड़ा। स्टॉल लगाने वाली लगभग 70 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। उसके सामने सिर्फ एक कैन एल्डरली मिल्क पाउडर रखा था। ब्रदर लॉन्ग ने वो कैन झपट कर उठा लिया। बुजुर्ग महिला घबरा कर चिल्लाई, वापस करो, वो मेरा है। उसने ब्रदर लॉन्ग का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसी मिल्क पाउडर के बदले उसे फूड मिलने की उम्मीद थी। ब्रदर लॉन्ग की आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभरी। उसने बिना झिझक किचन नाइफ उठाया और सीधा नीचे वार कर दिया। बुजुर्ग महिला बिना आवाज किए वहीं गिर पड़ी। उसी पल भीड़ में किसी ने चीख मार दी, किसी ने हत्या कर दी। एक ही पल में पूरी बेसमेंट पार्किंग में भगदड़ मच गई। हर इंसान जान बचाकर भागने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। पहले ही साइन इन में मैं फिजिकल एनहांसमेंट चुन चुका था। ये तीनों आदमी मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन मुझे दूसरों के मामलों में पड़ने का कोई शौक नहीं था। मैं बस भागती हुई भीड़ के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। इतने दिनों बाद आखिरकार दुनिया का ऑर्डर टूटना शुरू हो चुका था। सर्वाइवल के सामने गुडनेस और ह्यूमैनिटी दोनों की कोई कीमत नहीं बचती। आज असली केओस की शुरुआत थी। ब्रदर लॉन्ग फिर दहाड़ा, क्या देख रहे हो, लूटते रहो। उसकी बात सुनकर उसके दोनों साथी भी हिम्मत जुटाकर नाइव्स लहराते हुए चारों तरफ लूटपाट करने लगे। उधर लियू जे भी जान बचाकर पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भागा। घबराहट में वो जमीन पर गिरे अपने लग्जरी ब्रांड बैग्स तक उठाना भूल गया। उसे ये भी पता नहीं चला कि भागते समय उसका आईडी कार्ड भी वहीं गिर गया था। वांग क्वांग ने सूहे का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया, लेकिन आराम की जिंदगी जीने वाले ये दोनों ज्यादा दूर नहीं भाग पाए। भीड़ के धक्कों से दोनों जमीन पर गिर पड़े। सूहे डर के मारे इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। वांग क्वांग घबराकर बोला, जल्दी उठो। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी कई दिनों की भूख से इतना कमजोर हो चुका था कि उसमें ताकत ही नहीं बची थी। तभी उसने देखा कि ब्रदर लॉन्ग हाथ में नाइफ लेकर उनकी तरफ दौड़ रहा है। वांग छंग घबराकर चिल्लाया, पत्नी तुम यहीं रुको, मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर उसने सूहे का हाथ छोड़ दिया और बिना एक बार पीछे देखे भाग गया। सूहे वहीं जड़ होकर रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका नया नवेला पति मुसीबत आते ही उसे अकेला छोड़कर भाग जाएगा। जैसे जैसे ब्रदर लॉन्ग उसके करीब आता गया, सूहे डर के मारे रोने लगी। मैं सीधे उसके पास गया और एक हाथ से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। आखिर ये मेरा टारगेट थी, इसे मैं ऐसे कैसे मरने देता। मेरे हाथ की मजबूत पकड़ महसूस करते ही सूही ने ऊपर देखा। जब उसने पाया कि मैं हूँ तो उसके दिल में अजीब सी हलचल उठी। उधर ब्रदर लॉन्ग और उसके साथी अब भी पागलों की तरह हमला कर रहे थे। जब तक पार्किंग में मौजूद सारे लोग भाग नहीं गए तब तक उन्होंने हमला बंद नहीं किया। इसके बाद दोनों छोटे गुंडे चारों तरफ घूमकर सामान लूटने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने काफी फूड इकट्ठा कर लिया। उनकी प्लान बहुत सीधी थी, अचानक नीचे आओ, नाइफ दिखाकर सबको डरा दो। लोग जान बचाने के लिए भागेंगे तो अपने स्टॉल का सामान समेटने का मौका ही नहीं मिलेगा और जो कुछ भी बच जाएगा सब उनका हो जाएगा। यही अपोकैलिप्स की ह्यूमैनिटी थी। हर इंसान घायल होने से डरता था, इसलिए कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सिर्फ 3 लोगों ने सैकड़ों लोगों को डराकर भगा दिया। ब्रदर लॉन्ग ने हिसाब लगाया, आज लूटा हुआ फूड कुछ दिनों तक तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम होगी। आज के बाद शायद कोई भी नीचे एक्सचेंज करने नहीं आएगा। अगर आगे फूड चाहिए होगा तो लोगों के घरों के डोर्स तोड़ने पड़ेंगे। तभी उसका एक साथी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक आईडी कार्ड था। बॉस, एक बढ़िया चीज मिली है। ब्रदर लॉन्ग ने कार्ड लेकर देखा, फिर मुस्कुराया, ओ ये तो किसी खूबसूरत औरत का आईडी कार्ड है। आईडी फोटो कभी झूठ नहीं बोलती। इसका नाम लियू जे है। कमाल की ब्यूटी है, बस अफसोस पता नहीं किस बिल्डिंग और किस फ्लैट में रहती है। एक छोटा गुंडा हंसते हुए बोला, बॉस अगर ये मिल गई तो मुझे भी थोड़ा मौका मिलेगा ना। ब्रदर लॉन्ग हंस पड़ा, चिंता मत कर, मैं अपने ब्रदर्स के साथ कभी कंजूसी नहीं करता, लेकिन अभी नहीं, पहले ये फूड वापस ले चलते हैं। मैं सूहे को साथ लेकर
वापस आया। सबसे पहले सेफ्टी पासेज का डोर अच्छी तरह ब्लॉक किया। फिर हम बिल्डिंग 5 की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। अपने फ्लैट के सामने पहुंचते ही सूहे जैसे होश में आए। उसने झटके से मेरा हाथ छुड़ा दिया और सीधे अपने घर के डोर पर जाकर जोर जोर से पीटने लगी। वांग क्वांग, डोर खोलो, क्या तुम सच में मर्द हो? मुसीबत आते ही अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए। ऊपर से डोर भी बंद कर लिया। उसकी आवाज रोते रोते बैठ चुकी थी। वो लगभग पागल हो चुकी थी। मैं मुस्कुराया, अपने फ्लैट का डोर खोला और डोर फ्रेम से टिककर पूरा तमाशा देखने लगा। उधर वांग क्वांग अंदर कांपता हुआ छिपा बैठा था। बाहर की आवाजों सुनकर उसने डरते डरते पीफोल से झांका। जब उसने देखा कि बाहर सिर्फ मैं और सूहे हैं, तब जाकर उसकी हिम्मत लौटी। उसने धीरे से डोर खोला। श्याओहे, तुम ठीक हो? जल्दी अंदर आ जाओ, कहीं वो लोग फिर वापस न आ जाएं। सूहे गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, वांग छांग, तुम किस बात के मर्द हो? शादी के समय क्या क्या वादे किए थे और जरा सी मुसीबत आते ही मुझे छोड़कर भाग गए। मैं सच में अंधी थी जो तुमसे शादी कर ली। मुझे पास खड़ा देखकर वांग क्वांग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वो जल्दी जल्दी बोला, श्याओहे, मेरी बात सुनो, मैं डरा नहीं था। मैं हेल्प बुलाने गया था, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वापस आया। सोचा कोई टूल लेकर तुम्हें बचाने जाऊं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सूहे ने तुरंत पूछा, अगर ऐसा था तो डोर क्यों बंद कर लिया था? वांग क्वांग एकदम चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सूहे फिर रो पड़ी। घर में खाने पीने की हर चीज खत्म हो चुकी है। अभी मेरा गोल्ड ब्रेसलेट भी खो गया। अब आगे क्या होगा? मैं अभी इतनी जवान हूँ, क्या सच में तुम्हारे साथ भूख से मर जाऊंगी? जितना वो बोलती गई उतनी ही ज्यादा टूटती गई। आखिर में वो फूट फूट कर रोने लगी। उस समय सू ही पूरी तरह बेबस थी और वंग छियांग भी कुछ नहीं कर सकता था। वो खुद को चाहे सोसाइटी का एलीट समझता हो, सालाना लाखों कमाता हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन के सामने वो बिल्कुल बेबस था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। तभी उसे कुछ अजीब लगा। इसका चेहरा इतना हेल्थी क्यों लग रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कई दिनों से भूखा हो। वो तुरंत मेरे पास आया। ब्रदर, क्या तुम्हारे घर में अभी भी फूड है? मैंने शांत होकर जवाब दिया, हाँ, और काफी है। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, थोड़ा हमें भी दे सकते हो? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। मैंने जेब से एक ठंडी कोक निकाली, कैन खोली, एक लंबा घूंट पिया, फिर संतोष से डकार लेते हुए बोला, सर्दियों में आइस कोल्ड कोक पीने का मजा ही कुछ और है। ये देखकर वांग क्वांग और सूहे की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्हें देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। एपोकैलिप्स से पहले ये दोनों मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे, लेकिन अब मैं इनके लिए ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां ये चाहकर भी नहीं पहुंच सकते थे। वांग क्वांग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हम पड़ोसी हैं, कहते हैं ना, दूर के रिश्तेदार से अच्छा पास का पड़ोसी होता है। बस थोड़ा सा फूड दे दो। डिजास्टर खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला दूंगा। 6,000 रुपए महीना दूंगा, नहीं 8,000 रुपए महीना। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। ये आदमी अब तक रियलिटी समझ ही नहीं पाया था। मैंने एक फ्राइड चिकन निकाला, उसका एक बाइट लिया और मुस्कुराकर बोला, आइस कोल्ड कोक के साथ फ्राइड चिकन ही सबसे ज्यादा मजा देता है। दोनों पति पत्नी वहीं खड़े रह गए। उनकी नजरें मेरे हाथ में पकड़े फ्राइड चिकन पर ही टिकी थी। सुहे ने विनती की, अगर ऐसा है तो हम पैसे देकर खरीद लेते हैं, प्लीज। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ऐसा करते हैं, मेरे घर में इन दिनों बहुत बिखराव है, मुझे एक मेड चाहिए। मेरी नजर सीधे सूही पर टिक गई। मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तुम मेरी डेली लाइफ का ध्यान रखोगी। बदले में मैं तुम्हें तीनों वक्त का खाना दूंगा और हर दिन एक ब्रेड और एक बोतल वाटर तुम अपने घर भी ले जा सकती हो। तो डील मंजूर है? सूही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो। मैं तुम्हारे घर की सफाई क्यों करूं? मैं सोसाइटी की एलीट हूं और तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय। मुझे अपनी मेड बनाना चाहते हो? क्या मजाक है, ये कभी नहीं होगा। तभी वांग क्वांग जल्दी से बोला, ऐसा करते हैं, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर तुम्हारा घर साफ कर देंगे, गारंटी है सब चमका देंगे। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मेरे घर में दूसरे मर्दों का आना अलाउड नहीं है, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो रहने दो। इतना कहकर मैंने डोर बंद कर दिया। वैसे भी मेरे पास फूड था, ड्रिंक्स थे और ठंड की भी कोई चिंता नहीं थी। मेरे पास इंतजार करने के लिए भरपूर समय था। रात को अचानक मेरा हॉट पॉट खाने का मन हुआ। मैंने एक बड़ा हॉट पॉट तैयार किया, उसमें बीफ, मटन, क्रेफिश सब कुछ था। उधर रूम 302 में वांग क्वांग और सूहे चुपचाप बैठे थे। घर में खाने लायक कुछ भी नहीं बचा था। भूख की वजह से उन्हें नींद तक नहीं आ रही थी। अचानक वांग क्वांग ने हवा सूंघी। ये क्या हॉट पॉट की खुशबू, या मैं भूख से हेलुसिनेशन देखने लगा हूँ? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे ही भूख से उनका बुरा हाल था, ऊपर से हॉट पॉट की खुशबू ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। वांग क्वांग चुपके से डोर खोलकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो गया, हॉट पॉट की खुशबू सच में मेरे फ्लैट से आ रही थी। उसके मन में तुरंत एक ख्याल आया, पत्नी तुम उसकी हेल्प कर ही दो। सूहे ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। वांग छा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? दिन में तुम मुझे छोड़कर भाग गए और अब रात को मुझे अकेले दूसरे आदमी के घर भेज रहे हो। वांग क्वांग जल्दी से बोला, श्याओ है, गुस्सा मत हो, तुम बस उसके घर की सफाई करना। अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो जोर से चिल्लाना, मैं सुनते ही अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। अब सू ही में झगड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके दिल की ठंड बाहर की ठंड से भी ज्यादा गहरी थी। उसे अपना पुराना समय याद आया। उसका पति अच्छी सोशल स्टेटस वाला, शालीन, ध्यान रखने वाला और सबकी नजरों में परफेक्ट हस्बैंड था, लेकिन डिजास्टर आने के बाद उसने पहली बार उसका असली चेहरा देखा। डरपोक, बेरहम और सिर्फ
एक वक्त के फूड के लिए अपनी पत्नी को भी दूसरे आदमी के पास भेजने को तैयार। सबसे बड़ी बात, वो हर बार अपनी कायरता को सुंदर शब्दों में छिपाने की कोशिश करता था। पत्नी का चेहरा देखकर वांग क्वांग घबरा कर बोला, श्याओ हे, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। याद है मैंने हैप्पी पीपल शुड स्टेप बैक प्रिंसिपल के बारे में बताया था। हम खुशहाल लोग हैं, अगर थोड़ा पीछे हट जाए। तो सूही ने उसकी बात बीच में काट दी। पीछे हटना? इतना पीछे कि अपनी पत्नी को ही दूसरे के पास भेज दो। अब ड्रामा मत करो, तुम सिर्फ एक आवड़ हो। अगर सच में दम है तो बाहर जाकर फूड लूट कर लाओ। कम से कम ये बड़ी बड़ी बातें करने से तो बेहतर होगा। वांग चांग घबरा कर बोला, नहीं पत्नी, मेरी बात तो सुनो। सूही ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ सुनना नहीं है, मैं उसके पास जा रही हूँ। वांग चांग ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ वापस खींच लिया। ये देखकर सूहे का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसका पति उसे रोकना ही नहीं चाहता था। उधर मैं घर के अंदर आराम से मीट खा रहा था, साथ में आइस कोल्ड बियर पी रहा था। तभी डोर पर नॉक हुई। मैंने पी फोल से बाहर देखा, वहाँ सूहे खड़ी थी। मेरे होठों पर एक रहस्यमयी स्माइल आ गई। मैंने डोर खोल दिया। सूहे ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी मेड बनने आई हूँ। हॉट पॉट की तेज खुशबू उसके चेहरे से टकराई और जो उम्मीद उसके दिल से खत्म हो चुकी थी वो धीरे धीरे फिर लौटने लगी। शायद मेरे साथ रहना वाकई उसके लिए जीने का रास्ता था। कम से कम वो जिंदा तो रह सकती थी। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई, इतनी ठंड में ये इतने कम कपड़े पहनकर कैसे खड़ा है? इसे ठंड नहीं लग रही। मैंने सूहे की तरफ देखा, फिर उसके पीछे खड़े उलझन भरे चेहरे वाले वांग क्वांग पर नजर डाली। मैंने उसकी तरफ एक ब्रेड और एक बॉटल वाटर फेंक दी। वांग चांग की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बिना कुछ सोचे पैकेजिंग फाड़ी और भूखे जानवर की तरह खाना शुरू कर दिया। मैंने सूही से कहा, अंदर आ जाओ भाभी। सूहे ने लिविंग रूम में रखे गर्मा गर्म हॉट पॉट को देखा। अब वो खुद को रोक नहीं सकी और धीरे धीरे अंदर चली गई। बाहर से वांग चांग घबरा कर बोला, शाओहे, अगर कुछ हो तो आवाज देना। मेन डोर बंद हो गया। उसकी बात भी वहीं खत्म हो गई। घर के अंदर कदम रखते ही सूहे पूरी तरह हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक पल में विंटर से समर में आ गई हो। तुम्हारा घर इतना गर्म कैसे है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी तो कब की जा चुकी है? वो धीरे से बोली, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या पहले थोड़ा खाने को मिल सकता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया, लगता है तुम अपनी पहचान भूल गई हो, मुझे मास्टर कहो। सूहे गुस्से से भर उठी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके पेट में भूख से जोर की मरोड़ उठी। उसे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले उसके पति ने ब्रेड मिलने के बाद उसे एक बाइट तक देने की नहीं सोची थी। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। वो सोसाइटी की एलीट थी और आज उसे अपने ही नजरिए से एक लोअर क्लास इंसान को मास्टर कहना पड़ रहा था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आखिर उसने धीरे से कहा, मास्टर। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ A4 पेपर का एक पेज बढ़ा दिया। ये मैड रूल्स हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और पूरी तरह फॉलो करना। सूहे ने हैरानी से पेपर उठाया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। मेड रूल्स। 1, मेड घर के अंदर हमेशा वही मेड आउटफिट पहनेगी जो मास्टर तय करेगा। रूल तोड़ने पर 1 दिन तक फूड नहीं मिलेगा। 2, मास्टर की हर बात ऑर्डर मानी जाएगी। अगर जवाब दिया या बहस की तो उसे तुरंत जॉब से निकाल दिया जाएगा। जब भी मास्टर घर वापस आए, मेड को खड़े होकर सम्मान के साथ ग्रीटिंग करनी होगी। रूल तोड़ने पर 1 दिन तक फूड नहीं मिलेगा। सूहे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये हद से ज्यादा है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं वापस जा रही हूँ। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा, फिर जेब से गोल्डन डेजर्ट ईगल निकाली और उसकी पीठ की तरफ गन तान दी। जो लोग बात नहीं मानते, अगर उन्हें अपने घर वापस जाने दिया तो वो देर सवेर खतरा बन ही जाते हैं। ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ने की जरूरत नहीं होती। सूही डोर तक पहुंची। उसने हैंडल पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ वहीं रुक गया। कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस की रेंज से बाहर निकलते ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड फिर से उसके शरीर में उतर आई। आखिरकार उसने हार मान ली। वो उस बर्फ जैसे ठंडे घर में वापस नहीं जाना चाहती थी, अपने निकम्मे पति का सामना नहीं करना चाहती थी और दोबारा भूख भी नहीं सहना चाहती थी। आखिर में सूहे ने खुद को समझाया, फिर सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मैंने शांत आवाज में कहा। अब जब रहने का फैसला कर लिया है तो रूल्स के हिसाब से रहना सीखो। ये तुम्हारी पहली गलती है, इस बार माफ कर देता हूँ। सूहे ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन दांत पीसते हुए बोली, हरामी, कभी मौका मिला ना तो तुम्हें इसका अच्छा सबक सिखाऊंगी, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। करीब 1 घंटे बाद मैं आराम से खाना पीना खत्म करके अपने सामने बैठी उस खूबसूरत औरत को देखने लगा। दिल में उठ रही इच्छा को मैंने पूरी ताकत से दबा लिया। जल्दी किस बात की, आगे ऐसे मौके बहुत मिलेंगे। इसके बाद मैं बाथरूम में गया, गर्म पानी तैयार किया और सूही से कहा कि वो जाकर आराम से नहा ले। मैं वापस लिविंग रूम में आकर बैठ गया। मन ही मन सोचने लगा, यही तो असली जिंदगी है। वाकई बिल्डिंग 5 की सबसे बेहतरीन औरत वही निकली। सूहे ने मुझे बिल्कुल अलग एहसास दिया। जैसा लोग कहते हैं, उसके साथ रहना बहुत सुकून देने वाला था। वो लिन वेन्यू जैसी बिल्कुल नहीं थी, जो हर वक्त मुझसे नफरत करती थी और आखिर में मुझे ठुकरा कर चली गई थी। उधर सूहे को अभी अभी की सारी बातें याद आने लगी। उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन वो चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास गई और मेरे हॉट पॉट का बचा हुआ सारा खाना खा लिया। कई दिनों बाद उसका पेट पूरी तरह भर गया। उसके साथ मेरे लिए उसके मन की आधी नफरत भी खत्म हो गई। उसने मेड रूल्स के मुताबिक पूरा घर अच्छी तरह साफ किया। सब कुछ खत्म होने के बाद वो सोफा पर ही सो गई। अब वो समझ चुकी थी, यहाँ फूड था, गर्मी थी, सुरक्षा थी। ये जगह उसके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं थी। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो सर्वाइवल के सामने उसकी कोई कीमत नहीं थी। जिंदा रहना सबसे जरूरी था। बस एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी, मेरे घर में इतना फूड आखिर रखा कहाँ था। किचन खाली था, फ्रिज भी पूरी तरह खाली
गई था। क्या सारा सामान बेडरूम में है, लेकिन वो मेरी बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। जब यहाँ सब कुछ इतना अच्छा था तो बेवजह रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। रात 12:10 पर सिस्टम का रिवॉर्ड फिर से आ गया। टुडेज साइन इन रिवॉर्ड ऑप्शंस। पहला, न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो अनलिमिटेड एनर्जी देगा। दूसरा, बैटल मेड फंक्शन अनलॉक। तीसरा, 1000 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स। चौथा, ऐसी सॉक्स की एक जोड़ी जिससे कभी बदबू नहीं आएगी। मेरा मन हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स लेने का था, लेकिन अभी की सिचुएशन में मेरे पास पिस्टल पहले से थी। इस समय ग्रेनेड्स उतने यूजफुल नहीं थे। बाद में फिर ऑप्शन आया तो ले लूंगा। बैटल मेड ये क्या चीज है? क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। सिलेक्शन पूरा होते ही सिस्टम पैनल में एक नया टैब दिखाई दिया। मैंने उसे खोला। सूही की पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। नेम सूही, मेजरमेंट्स 34, सी 20 36, सिस्टम रेटिंग 82, करंट लेवल 1, मेड आउटफिट 55। मैंने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, बाकी सब तो समझ में आ रहा था, लेकिन मैड आउटफिट 55 का मतलब क्या था? ये तो वो आउटफिट नहीं हो सकता जो मैंने अपने हिसाब से बनवाया था। शायद ये कोई सिस्टम आइटम था। मैड को लेवल अप करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। ये किसी गेम स्किल जैसा था। काम करवाने से मेड एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस फुल होते ही उसका लेवल अप हो जाएगा। मेड का मैक्सिमम लेवल होस्ट के लेवल का आधा हो सकता था। यानी अभी के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा सूही को लेवल 3 तक पहुंचा सकता था। मुझे याद आया, सिस्टम से मिले +5 लेवल्स की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटी हर तरह से बढ़ चुकी थी। ध्यान रहे, हर तरह से। मैं मुस्कुराया। सूहे को लेवल अप कराने को लेकर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। उधर उस पूरी रात वांग क्वांग बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे जरा भी नींद नहीं आई। मेरे फ्लैट से आती आवाजें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिर अपनी पत्नी को खुद उसी ने मेरे पास भेजा था। सुबह ठीक 8 बजे काले पड़े हुए आंखों के घेरे लेकर वो मेरे डोर पर आ पहुंचा और नॉक करने लगा। मैं उनींदी हालत में डोर खोलकर बोला, क्या बात है? वांग छांग हिचकिचाते हुए बोला, मैं बस पूछना चाहता था, शाओ हे कैसी है? वो पूरी रात तुम्हारे यहाँ रही, अब उसे घर लौट आना चाहिए। इतने में उसकी नजर लिविंग रूम पर पड़ी। सुहे पूरी मेड आउटफिट में खड़ी थी। उसके अंदर जलन और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा, लेकिन उसने खुद को किसी तरह रोक लिया। मैंने माथे पर हाथ मारा। अरे देखो तो, मैं तो भूल ही गया था। भाभी बहुत मेहनती निकली। इन्होंने मेरा पूरा घर चमका दिया। मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैं सूहे की तरफ मुड़ा। तुमने पूरी रात काम किया है, थक गई होगी, अब घर जाकर आराम कर लो। सूहे ने तुरंत जवाब दिया, किचन और बाथरूम अभी साफ नहीं हुए हैं, आज मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर उसने वांग क्वांग की तरफ देखकर कहा, पति बाहर बहुत ठंड है, आप जल्दी घर चले जाइए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसका जवाब मुझे बहुत पसंद आया। वांग क्वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी पत्नी को ऐसी नजरों से घूरा जैसे अभी फट पड़ेगा, लेकिन अगले ही पल मैंने उसकी तरफ एक ब्रेड और एक बॉटल मिनरल वाटर फेंक दी। ये आज का हिस्सा है। वांग क्वांग ने तुरंत दोनों चीजें उठा ली। खुश होकर बोला, थैंक्स। अगर अभी सफाई बाकी है तो शाओ हे यहीं काम करती रहे, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने सुहे की तरफ देखकर कहा, देखा तुम्हारा पति यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था, उसे सिर्फ फूड चाहिए था। सुहे के दिल में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना उसने सोचा था। शायद अब उसे मेरे घर में रहना धीरे धीरे सामान्य लगने लगा था। उधर वांग क्वांग अपने फ्लैट लौट आया। उसकी आंखों में भयंकर नफरत भर चुकी थी। सुहे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो पूरी तरह उसके कब्जे में जा चुकी है। शायद वो पहले से ही वहाँ जाना चाहती थी। नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा। उसके घर का सारा फूड मुझे हर हाल में अपने हाथ लगाना है। बिल्डिंग 5 के सेफ्टी पासेज में अब काफी सर्वाइवर्स इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ नजर डालते ही वांग क्वांग के दिल में ठंड उतर गई। पूरी बिल्डिंग में जिंदा बचे लोगों की संख्या 100 से भी कम थी। बाकी लोग या तो ठंड से मर चुके थे, या भूख से, या फिर स्नो पॉइजन की वजह से। वांग छांग ने ऊंची आवाज में कहा, सभी लोग सुनिए, सिचुएशन बहुत गंभीर है। मेरा मानना है कि अब हमें एकजुट होना होगा। कल पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लोग बेसमेंट पार्किंग में ट्रेड करने गए थे, लेकिन ब्रदर लॉन्ग और उसके लोगों ने सब लूट लिया। अब कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी हालत और भी खराब होगी। इसलिए मेरा प्रपोजल है कि हम बचे हुए फैमिलीज एक अलायंस बनाएं, रिसोर्सेज शेयर करें, सब मिलकर इस क्राइसिस का सामना करें। भीड़ में से किसी ने तुरंत कहा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, सब भूखे हैं, रिसोर्सेज शेयर कैसे होंगे? वांग छांग बोला, सबसे पहले हर फैमिली से एक हेल्थी एडल्ट निकलेगा। हम मिलकर एक गार्ड टीम बनाएंगे। फिर बिल्डिंग 101 से शुरू करेंगे और डोर टू डोर जाकर रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे। जिस घर में कोई जिंदा नहीं होगा उसका सारा सामान उठा लिया जाएगा। ब्रदर लॉन्ग के लोग अब हत्या तक करने लगे हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अगला नंबर हमारा होगा। पार्किंग का सेफ्टी डोर भी उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। इसलिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए हमें ग्रुप में चलना होगा। अगर ब्रदर लॉन्ग मिल भी गया तो डरने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ 3 लोग हैं और हम 10 से ज्यादा। भीड़ में से किसी ने पूछा, तो फिर जो रिसोर्सेज मिलेंगे उनका बंटवारा कैसे होगा? वांग क्वांग बोला, जो गार्ड टीम में शामिल होगा उसी को रिसोर्सेज मिलेंगे। तभी एक महिला बोली, लेकिन मेरे घर में कोई हेल्दी एडल्ट नहीं है। मेरे पति शायद बाहर स्नो पॉइजन से मर चुके हैं। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी है। एक और बुजुर्ग महिला बोली, हाँ ये तरीका बिल्कुल फेयर नहीं है। मैं और मेरे पति दोनों 60 साल से ऊपर हैं, ठीक से चल भी नहीं सकते, तो हमारा क्या होगा? कम से कम जो रिसोर्सेज मिले उनमें से थोड़ा बहुत हर फैमिली को मिलना चाहिए। एल्डरली को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये सुनते ही वांग छांग की आंखों में क्रूरता चमक उठी। वो मन ही मन बोला, बुढ़िया खुद कुछ करना नहीं और मुफ्त में खाना चाहती है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक मिडिल एज्ड आदमी भड़क गया, किसे फर्क पड़ता है कि तुम जियो या मरो? मैं वांग छांग की बात से सहमत हूँ। जो मेहनत करेगा उसे
उसी को फूड मिलेगा। जिंदा रहना है तो उसकी बात मानो, अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो शायद मैं भी तुम्हें थोड़ा बहुत दे दूं। जो बिना कुछ किए खाना चाहते हैं वो अपना अंजाम खुद भुगतें। वांग चांग मन ही मन उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन उस आदमी की बात खत्म होते ही पूरा माहौल बेकाबू हो गया। चारों तरफ विरोध शुरू हो गया। अचानक उस मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा डरावना हो गया। उसने सबसे ज्यादा चिल्लाने वाली महिला के बाल पकड़ लिए और बार बार उसका सिर दीवार पर दे मारने लगा। चारों तरफ स्नो उड़ने लगी। कई दिनों से दबा हुआ तनाव अब पूरी तरह हिंसा में बदल चुका था। उस आदमी का चेहरा पागलों जैसा हो गया और उसने सबके सामने उस महिला को पीट पीट कर मार डाला। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। फिर करीब दर्जन भर आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उनके अंदर की आखिरी रोक भी टूट चुकी हो। पैंडोरास बॉक्स अब पूरी तरह खुल चुका था। उनमें से किसी ने जोर से चिल्लाया, ब्रदर्स, इन सबको कंट्रोल में लो। जो काम के हैं उन्हें रहने दो, जो कोऑपरेशन नहीं करेंगे उन्हें बाहर निकाल दो। ये यहाँ सिर्फ बोझ है। वांग चांग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि सिचुएशन इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गई। उसका ओरिजिनल प्लान तो सिर्फ इतना था कि गार्ड टीम बनाकर मुझ पर दबाव डालेगा, मुझसे फूड छीन लेगा और अपनी पत्नी को वापस ले आएगा। लेकिन उसने इंसानी लालच और क्रूरता को बहुत हल्के में लिया था और अपनी खुद की कायरता को भी। अब वो सिर्फ डर कर भाग सकता था। वो लड़खड़ाता हुआ घिसटे हुए अपने फ्लैट में वापस छिप गया। उसी समय सूहे ने धीरे से पूछा, मास्टर, बाहर बहुत शोर हो रहा है, क्या हुआ है? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम बस अपना काम ठीक से करो, बाकी चीजों की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसी दिन से बिल्डिंग 5 में पर्स ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं था। अभी जिस आदमी ने पहला कदम उठाया था उसने पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के मर्दों के लिए रास्ता खोल दिया। दूसरी बिल्डिंग्स में भी लोग ग्रुप्स बनाकर डोर टू डोर फूड सर्च करने लगे और देखते ही देखते पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अराजकता में डूब गया। मैंने देखा, बिल्डिंग 3 के फ्लैट 403 में लियू जी अकेली रहती थी। वो एक लाइव स्ट्रीमर थी। उसे स्नैक्स खाने का बहुत शौक था। इसी वजह से उसने घर में काफी फूड स्टोर करके रखा हुआ था, इसलिए वो बाकी लोगों से कुछ दिन ज्यादा टिक पाई। लेकिन अब उसके लिए भी अपोकलिप्स का अंत नजदीक आ चुका था। बिल्डिंग 3 में भी करीब 20 से ज्यादा मर्दों की एक टीम बन चुकी थी। वो लोग डोर टू डोर जाकर दरवाजे तोड़ रहे थे और उनका अंजाम क्या होता ये समझना मुश्किल नहीं था। डोर के पीप होल से झांकते हुए लियू जे ने देखा कि फ्लैट 401 का डोर तोड़ दिया गया था। अंदर से पड़ोसन की दर्दनाक चीखें सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। लियू जे जानती थी कि वो उस औरत से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अगर उन आदमियों की नजर उस पर पड़ गई तो उसका अंजाम शायद उससे भी ज्यादा दर्दनाक होगा। अचानक उसे कल बेसमेंट पार्किंग में मिला वो आदमी याद आया। उसने कहा था कि वो बिल्डिंग 5 फ्लैट 301 में रहता है। मुझे किसी भी तरह उससे मदद मांगनी होगी। बाहर सिचुएशन पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। बहुत जल्द उनका अगला टारगेट उसी का फ्लैट बनने वाला था। लियू जी बिना देर किए सीधे बालकनी की तरफ भागी। किस्मत अच्छी थी, आज स्नो नहीं गिर रही थी। उसने सावधानी से विंडो पर जमी बर्फ हटाई, फिर जल्दी से विंडो खोली और बाहर झुककर देखने लगी। बिल्डिंग 3 और बिल्डिंग 5 के बीच सिर्फ 20 मीटर का फासला था और उसकी विंडो से सीधे मेरी बालकनी दिखाई दे रही थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। घर में रखी बॉटल, जार और जो भी हाथ लगा सब बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि विंडो पर आवाज करके मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन उसकी ताकत कम थी, एम भी ठीक नहीं था। उसने कई बार कोशिश की पर कुछ भी मेरी विंडो तक नहीं पहुंचा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक स्किन केयर बॉटल सीधे मेरी विंडो से टकराई। बॉटल नहीं टूटी लेकिन टक्कर की आवाज काफी तेज थी। उसी समय मैं सूही को मेड रूल समझा रहा था। आवाज सुनते ही मैं बालकनी की तरफ चला गया। मैंने भौहें सिकोड़कर बाहर देखा। वहाँ लियू जे मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी, जल्दी मुझे बचाओ, वो लोग अंदर घुसने वाले हैं। उसी समय 401 के अंदर मौजूद एक आदमी चौंक गया। मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वो हैरानी से उठकर खड़ा हो गया। सोफा पर बैठा मजबूत शरीर वाला एक आदमी सिगरेट मुंह में दबाए गंभीर नजरों से डोर की तरफ देखने लगा। बॉस, आवाज इसी फ्लोर से आई है। उस आदमी का नाम लिन हाओ था और वही बिल्डिंग 3 का लीडर था। आवाज 403 से आई है। उस फ्लैट में एक औरत रहती है। लिन हाओ ने हाथ हिलाया और सबको लेकर सीधे 403 के डोर पर पहुंच गया। अगले ही पल जोर जोर से नॉक होने लगी। लियू जे और भी डर गई। वो घबरा कर मेरी तरफ चिल्लाई, वो आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। बाहें मोड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें बचाऊं? जानती हो उसकी कीमत क्या होगी? लियू जी कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर बोली, अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। लियू जी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसी समय स्पेशल मेड आउटफिट पहने सुहे धीरे धीरे चलकर मेरे पैरों के पास आकर खड़ी हो गई। ये दृश्य देखकर लियू जे पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने सुहे को ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी ठंड में इसे ठंड नहीं लग रही क्या? ये सुपर ह्यूमन है। मैं मुस्कुराया। धीरे से सुहे के बालों पर हाथ फेरा। फिर लियू जे की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ लेकिन कंडीशन वही होगी जो इसकी है। उसी समय डोर तोड़ दिया गया। लिन हाओ अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आया। उनकी नजर सीधे बालकनी में खड़ी लियू जे पर पड़ी। कमरे की दीवारों पर हर तरफ उसी के पोस्टर और फोटोज लगे हुए थे। उसकी खूबसूरती और फिगर देखकर सबकी आंखें चमक उठी। लियू जे घबराकर चिल्लाई, पास मत आना। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, फिक्र मत करो, मैं उनका इंतजाम कर दूंगा। लियू जे ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं मान गई, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। उसकी तरह बनना भी मंजूर है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस आदमी के साथ गई तो ज्यादा से ज्यादा उसी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये लोग मुझे पकड़ लेते तो पता नहीं कितने आदमियों के हाथों बर्बाद होना पड़ता। लिन हाओ हैरानी से उसकी तरफ बढ़ा, तुम आखिर किससे मदद मांग रही हो? लेकिन उसका हाथ लियू जी तक पहुंचता उससे पहले ही
उसने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा और डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। सामने एक नौजवान विंडो सिल पर चढ़ चुका था और जंप लगाने की तैयारी कर रहा था। अगले ही पल धड़ाम, मैंने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। दो बिल्डिंग्स के बीच के 20 मीटर के गैप को पार करते हुए सीधे 403 की बैल्कनी में जा उतरा। लिन हाओ दंग रह गया। उसके संभलने से पहले ही मेरे साइज 44 वाले पैर की जोरदार किक सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वो हवा में उड़ता हुआ कई लोगों को गिराते हुए दूर जा गिरा। मैं आराम से जमीन पर उतर गया। मन ही मन मुझे भी हैरानी हुई, अब सिर्फ लेवल 6 पर मैं इतना ताकतवर हो गया। अभी कुछ सेकंड पहले मुझे अचानक लगा था कि मैं ये जंप लगा सकता हूँ और वो सच भी हो गया। सिस्टम वाकई कमाल है। ये पूरे 20 मीटर थे, मैं तो जैसे उड़कर आ गया। लियू जी का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो मुझे घूरते हुए हकलाकर बोली, तुम यहाँ आए कैसे? दूसरी तरफ लिन हाओ किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में थोड़ा डर था, लेकिन उसे याद आया कि उसके साथ 20 से ज्यादा आदमी हैं और सबके हाथ में नाइफ है। ये सोचकर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। छोकरे, हीरो बनकर लड़की बचाने आया है, पहले ये तो देख हम कितने लोग हैं, चुपचाप हथियार डाल दे। उसके आदेश देते ही बाकी लोग भी किचन नाइफ और फ्रूट नाइफ निकालकर मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं हंस पड़ा। अच्छा हुआ, इसी बहाने आज अपनी असली ताकत भी टेस्ट हो जाएगी। मैंने होठों पर जीभ फेरी। गन निकालने का कोई इरादा नहीं था। मैंने मुट्ठी भींची और सबसे पास वाले आदमी पर जोरदार पंच मार दिया। लिन हाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये इंसान है भी या नहीं? इतनी भयानक ताकत। ये सब देखकर लियू जी की आंखें उलट गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने भी अपनी मुट्ठी को हैरानी से देखा, फिर जमीन पर गिरी एक किचन नाइफ उठाई और उन सबकी तरफ देखकर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिलीवरी आ चुकी है। अब तुम सबको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का समय आ गया है। मेरी आवाज उन्हें किसी डेविल की फुसफुसाहट जैसी लगी। पता नहीं किसने पहले चिल्लाया, भागो। अभी अभी बनी पूरी टीम पलक झपकते ही बिखर गई। सब लोग डोर की तरफ भागने लगे। लिन हाओ सबसे आगे भागा, लेकिन 20 से ज्यादा लोग एक छोटे से डोर से एक साथ कैसे निकलते? पूरा एंट्रेंस जैम हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैंने किसी की परवाह नहीं की। आधे लोग भागने में कामयाब हुए, बाकी वहीं रह गए। मैं आराम से फ्लैट 403 से बाहर निकला। हॉलवे अब पूरी तरह खाली था। मैंने हाथ में पकड़ी टूटी हुई किचन नाइफ एक तरफ फेंक दी। तभी फ्लैट 401 का डोर खुला दिखाई दिया। अंदर वही औरत जो अभी जिंदा थी किसी तरह घिसटते हुए डोर तक आई और कमजोर आवाज में मुझसे मदद मांगने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी उम्र करीब 30 से 40 साल रही होगी। चेहरा भी ठीक ठाक था। अगर उसके साथ ये हादसा न हुआ होता तो उसमें अलग ही आकर्षण होता, लेकिन अब वो मरने की कगार पर थी। शायद ये उसका आखिरी होश था। उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। प्लीज मेरी बेटी, मैंने बिना भाव बदले जवाब दिया। मुझे दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ गया। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। उसने जोर से अपना सिर फ्लोर पर मारा। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन मरने से पहले उसने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द निकाले। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वाक्य पूरा होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मैंने आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। ये नाम सुनकर मेरी दिलचस्पी जाग गई, क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रुयान भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैंने उस औरत की लाश की तरफ देखा, फिर हल्की सी सांस लेकर उसके फ्लैट के अंदर चला गया। उसका पति पहले ही खून के तालाब में मरा पड़ा था। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं। कुछ देर बाद मुझे उनकी फैमिली फोटो मिल गई। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठी।